Okay, so we are studying about the diseases, common human diseases, and so far we have studied about malaria, amoebiasis and ascariasis. तो 3 डिजीज़ेस हम लोग जो है वो अब तक का स्टडी कर चुके हैं और अभी जो हमको नेक्स्ट डिजीज़ स्टडी करना है इट इज़ द फिलारियासिस. सो आवर नेक्स्ट डिजीज़ है फिलारियासिस. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस. So elephantiasis, it is the common name, and we might have seen the disease affecting persons. So elephantiasis or filariasis, this is the name of the disease. Then the disease is caused by, ये जो disease है ये cause होती है एक निमेटोड वर्म से. निमेटोड वर्म एकदम थ्रेड लाइक एक वर्म होता है और निमेटोडा को बिलोंग करता है. सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ निमेटोड पैरासाइट एंड दीज निमेटोड पैरासाइट दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है. कॉन्टाजियस है ये कम्युनिकेबल है बट कॉन्टाजियस नहीं है, वेक्टर बोर्न है. तो कम्युनिकेबल है, पर्सन टू पर्सन फैलती है बट कांटेक्ट में रहने से यानी छूने से नहीं फैलती, लेकिन मॉस्किटो बाइट से फैलती है. और सो मॉस्किटो बाइट की वजह से फैलती है. इसके 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप हैं डिजीज़ के. एक हम लोग जो है वो सबसे कॉमन है लिम्फेटिक फिलारियासिस. सेकेंड जो है इट इज़ कॉल्ड एज द सब क्यूटेनियस फिलारियासिस एंड द थर्ड इज़ द सीरस फिलारियासिस. सो इसमें से लिम्फेटिक फिलारियासिस जो है वो सबसे कॉमन है. सब क्यूटेनियस फिलारियासिस के अंदर जो है ये कॉज होती है स्पेसीज़ लोआ से, और मेंसोनेला करके एक स्पेसीज़ आती है इसकी फिलारियल वर्म की, उसकी वजह से. सीरस कैविटी फिलारियासिस जो है ये मेंसोनेला स्पेसीज़ से कॉज होती है. तो सीरस कैविटी फिलारियासिस में क्या होता है, जो एब्डोमिनल स्किन है या हमारी जो अदर बॉडी कैविटीज़ हैं वहाँ की जो स्किन है उसके ऊपर स्वेलिंग आती है. इन जनरल इस डिज़ीज़ के अंदर जो है वो स्वेलिंग आती है, स्किन के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी या इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी. और इसमें से जो सब क्यूटेनियस फिलारियासिस है इसके अंदर एक वर्म आता है लोआ. इसको हम लोग आई वर्म भी बोलते हैं. तो ये आँख के अंदर रहता है. मैं इसका आपको जो है वो इमेज शो करता हूँ. सो आपको समझ में आएगा. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर यहाँ पर ये आई वर्म है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप. तो ये लोआ वर्म है. दिस इज़ कॉल्ड एज द लोआ. सो दिस इज़ लोआ वर्म. आई वर्म इसको हम लोग बोलते हैं. तो ये आँख का जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है. ऐसे ही जो है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये लिम्फेटिक फिलारियासिस है. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन, द लिम्फेटिक फिलारियासिस. यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्सन के जो लेग्स हैं, ये लेग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वोलन हो गए हैं, स्वेलिंग आ गई है. सो ये इसी तरह से लेग्स के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है या कि ब्रेस्ट के ऊपर अगर फीमेल्स हैं तो, और स्क्रॉटम पे मतलब मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर जो सैक रहता है उसको हम लोग स्क्रॉटल सैक बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो है वो स्वेलिंग कॉज होती है इसके अंदर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलारियासिस. नाउ द मोस्ट कॉमन वन, अब इसमें जो सबसे कॉमन टाइप की जो फिलारियासिस है इट इज़ द लिम्फेटिक फिलारियासिस. सो लिम्फेटिक फिलारियासिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन. नाउ हियर the lymphatic filariasis, or commonly it is called as the elephantiasis. So it is caused by the worm called Wuchereria bancrofti. ये सबसे कॉमन है Wuchereria bancrofti. और भी स्पेसीज़ हैं, जैसे एक और है ब्रूजिया मलाय और ब्रूजिया टिमोरी. So these are the few species. They are commonly called as the filarial worms. तो इसके और इसका जो ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटो बाइट से होता है. तो ये 3 कॉमन स्पेसीज़ हैं, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ब्रूजिया मलाय और ब्रूजिया टिमोरी. तो ये हो गए इसके कॉमन स्पेसीज़.
नाउ देयर आर फ्यू साइंस एंड सिम्टम्स। सो कुछ इसमें जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। सो देयर आर सम साइंस एंड सिम्टम्स। सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ द एडिमा। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, पर्टिकुलरली जो स्किन एडिमा होता है वो इससे कॉज होता है, स्किन का। और स्किन स्वेलिंग में जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ हैं, स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ रहते हैं उसकी स्वेलिंग, तो क्यूटेनियस स्वेलिंग आ जाती है। ज़्यादा करके जो फिलारियल वर्म है वो सेटल होता है अपने लिम्फेटिक सिस्टम में, और जो एक्टिव साइट होती है इसके सेटलमेंट की वो होते हैं हमारे लेग्स। तो लेग्स के जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं वहाँ पर इसके जो लार्वे होते हैं वो सेटल होते हैं, वहीं पर वो एडल्ट में भी कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ पर स्वेलिंग कॉज करते हैं। फिर यहाँ जो है लेग्स कॉमन इन्फेक्शन साइट है, आर्म्स हैं, ब्रेस्ट है, स्क्रॉटम है। देन लिम्फेटिक फिलारियासिस जो है इसका वर्म लिम्फेटिक सिस्टम को मेनली इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो लिम्फ नोड हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इन जनरल लिम्फ नोड हो सकते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हो सकते हैं, इनके ऊपर स्वेलिंग आती है। सो स्वोलन लेग इसका सबसे कॉमन फीचर है, जैसा अभी हम लोगों ने एक डायग्राम में देखा था। तो इस कंडीशन को हम लोग जो है टेक्निकली को बोलते हैं लिम्फो एडिमा, और लिम्फ एडिमा मीन्स स्वेलिंग ऑफ द lymphatic tissue, and it is caused due to the accumulation of lymphatic fluid in the tissues and it cause the swelling। इसकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो ये तो हमने देख लिया इसके साइंस एंड सिम्टम को। नाउ विल सी द लाइफ साइकिल। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो लाइफ साइकिल इसकी देखते हैं। लाइफ साइकिल इसकी भी जो है वो मॉस्किटो और ह्यूमन ये दोनों के अंदर कंप्लीट होती है। सो द लाइफ साइकिल बिगिंस विथ द मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट से जो है इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर मॉस्किटो बाइट हो रही है। जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में इसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो होती है थर्ड इंस्टार लार्वा और थर्ड लार्वल स्टेज। तो थर्ड लार्वल स्टेज में जो है ये ट्रांसफ़र होता है। और जो सबसे कॉमन मॉस्किटो है जो इसको कॉज करता है वो होता है कूलेक्स मॉस्किटो। जैसे मलेरिया हमने देखा था तो एनोफिलस मॉस्किटो से कॉज हो रहा था, ये फिलारियासिस जो है ये कूलेक्स मॉस्किटो से कॉज होता है। तो जब ये मॉस्किटो हमको किसी हेल्दी पर्सन को जो है वो बाइट करता है तो जो थर्ड स्टेज के लार्वे होते हैं, दोज थर्ड स्टेज लार्वे दे आर पेनिट्रेटेड टू द स्किन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया हुआ है स्किन में लार्वे आ गए हैं। ये इन लार्वे फिर जैसे जैसे जो है यहाँ पर ये अंदर हमारे स्किन के नीचे आते हैं और फिर ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद में दीज लार्वे दे बिकम एडल्ट्स। वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में लार्वे जो है ये एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो एडल्ट में मेल एंड फीमेल दोनों रहते हैं। एज यू कैन सी हियर दे आर द थ्रेड लाइक एनिमल्स। फीमेल इज़ लार्जर देन द मेल एज यूजुअल। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जा कर के ये सेटल होते हैं और वहीं पर ये मैच्योर होते हैं। सो आफ्टर देयर मैच्योरेशन मेल एंड फीमेल दे कॉपुलेट ईच अदर, वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एडल्ट्स जो रहते हैं वो अपने ऊपर जो एक कवरिंग प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है हमारे ब्लड के पीएच का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। देन एट दिस स्टेज दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ब्लड एग्जामिनेशन। जो हम रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसे पर्सन जिनके लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट वर्म्स प्रेजेंट होते हैं दे सफ़र्ड फ्रॉम द डिजीज़, उनको डिजीज़ होती है एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस। फिर इसकी जो फर्दर लाइफ साइकिल है यहाँ पर ये एडल्ट आ गए, उसके बाद में इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब वापस से मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है तो उसके जो एडल्ट्स रहते हैं वो लार्वे प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जो लार्वे रहते हैं दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोफिलारिया एंड बाय द मॉस्किटो मील। जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो ये माइक्रोफिलारिया जो होते हैं दे इंटर इनटू द मॉस्किटो गट। नाउ वंस दीज लार्वे माइक्रोफिलारियल लार्वे दे इंटर इनटू द मॉस्किटोज मिड गट। मॉस्किटो की मिड गट में आने के बाद में वहाँ से फिर जो है ये
मिड गट को पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेट करने के बाद में फिर ये मॉस्किटो के थोरेसिक मसल्स में आते हैं और वहाँ पर फिर लार्वल स्टेजेस की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सो लार्वल स्टेजेस की जो डेवलपमेंट है वो मॉस्किटो के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार लार्वा। फिर उसके बाद में मोल्टिंग होती है, 2 मोल्टिंग होती है उसके अंदर। फिर सेकेंड इंस्टार और थर्ड इंस्टार लार्वा आता है। तो थर्ड इंस्टार लार्वे पर जो है फिर ये माइग्रेट करते हैं मॉस्किटो के प्रोबोसिस में। प्रोबोसिस बोलते हैं मॉस्किटो के ये वाले पार्ट को जहाँ से वो ब्लड सक करता है, जो पेनिट्रेट करता है, नीडल लाइक जो पार्ट होता है मॉस्किटो हेड का, तो वहाँ पर आकर के ये लार्वे सेटल होते हैं। थर्ड इंस्टार लार्वे में यहाँ पे आके थर्ड स्टेज में सेटल होते हैं। और फिर वो मॉस्किटो जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो अपने थर्ड इंस्टार लार्वे में जो माइक्रोफिलारिया लार्वे होते हैं वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर हो जाते हैं और फिर वहाँ से फिर आगे वो फर्दर उसमें उसके लिम्फेटिक सिस्टम को पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पर डिजीज़ कॉज करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फिलारियल वर्म। नाउ वी विल सी द साइंस एंड सिम्टम देख लिया हमने। हाँ, यहाँ पर एक सिम्टम और जो है वो हमको शो हो रही है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील कंडीशन कब आती है? जब इसके लार्वे जो है वो टेस्टीज़ में जाके सेटल होते हैं। तो अगर लार्वे जो है वो टेस्टीज़ में जाकर के सेटल हो जाएंगे, जो टेस्टीज़ के ऊपर की कवरिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड एज स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम के सराउंडिंग में जो है वो फ्लूइड फिल हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉज द स्वेलिंग ऑफ द स्क्रॉटम। तो उसको हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। तो हाइड्रोसील कॉज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन एज वी सी, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई द मोस्ट कॉमन फिलारियल वर्म है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल कूलेक्स। तो कूलेक्स मॉस्किटो के बाइट से ट्रांसफ़र होता है और लार्वे जो है वो मॉस्किटो की बॉडी में ही रहते हैं बहुत दिनों तक का और वहाँ से फिर जो है ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए जो है वो रूटीन ब्लड स्मीयर एग्ज़ामिन करते हैं। तो ब्लड स्लाइड पे लेकर के उसको स्मीयर बना करके और उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमको माइक्रोफिलारियल लार्वे उसके अंदर दिखते हैं। अगर दिखते हैं तो इसका मतलब ये कि वो पर्सन फिलारियासिस उसको है और वो पॉजिटिव केस है। सो ट्रीटमेंट के लिए जो है इसमें एक जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डाईइथाइल कार्बामेसिन साइट्रेट। ये इसका केमिकल नेम है। मार्केट में जो है ये अलग अलग नाम से बिकती है। तो अलग अलग कंपनीज़ जो है इसको डिफरेंट नेम से बेचते हैं। जैसे इसका एक जो है ट्रेड नेम है, इट इज़ द हेट्राजान। सो हेट्राजन। दिस इज़ द ट्रेड नेम। और शॉर्ट में जो है डाईइथाइल कार्बामेसिन को हम लोग लिखते हैं DEC। सो दिस इज़ डाईइथाइल कार्बामेसिन, ये उसका केमिकल नेम है। और डोज जो है ट्वाइस अ डे फॉर 3 वीक्स, कंटिन्यू 3 वीक्स या कभी कुछ केसेस में जो है 6 मंथ तक का इसके जो है ट्रीटमेंट को फॉलोअप किया जाता है। तो लॉन्ग ट्रीटमेंट है, 6 से 8 महीने इसका जो है वो ट्रीटमेंट चलता है अगर क्रोनिक केस है, मतलब अगर ओल्डर केस है तो ऐसे में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका जो है वो सेम है जैसा हमने मलेरिया के केस में स्टडी किया था, क्योंकि मॉस्किटो से जो है वो होने वाली डिजीज़ है तो मॉस्किटो बाइट से बचना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करना चाहिए और मॉस्किटोज़ को इरेडिकेट करना चाहिए। वाटर को स्टेगनेंट नहीं होने देना चाहिए, कहीं पर पानी रुकने नहीं देना चाहिए। तो ये सब जो है इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। बहुत इजी है। यहाँ से जितने भी डिजीज़ हैं उसके हमको जो है वो इसी तरह से सब यूनिट से स्टडी करना है। तो बहुत सिंपल है, हम एक एक बार भी स्टडी करेंगे। कॉमन डिजीज़ हैं तो इसके लिए चैप्टर मैंने लिया है कि ये बहुत ईजीली तुम घर पे बैठ कर के लॉकडाउन के अंदर इसको लर्न कर सकते हो जब तक के रूटीन जो है वो कॉलेजेस स्टार्ट नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है इट इज़ द टाइफॉइड। तो ये भी एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। कभी ना कभी जो है वो कोई ना कोई हम में से इसमें से जो है वो सफ़र हुआ होगा टाइफॉइड से। सो टाइफॉइड जो है ये
एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी, ये दो जो है इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। ये एक तरह का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, हमने स्टडी किया है 11 में ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। तो ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो रिसाइड करता है, रहने की जगह जो है वो है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। और इस बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। तो कैप्सूल लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है वो यहाँ पर उसका कैप्सूल होती है और ये कैप्सूल के ऊपर उसका एंटीजन होता है। इसको हम लोग जो है वो के एंटीजन बोलते हैं या वायरुलेंस VI एंटीजन बोलते हैं, सल्मोनेला का वायरुलेंस एंटीजन। और एक जो है एंटीजन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता है, इनर मेम्ब्रेन पर। तो वो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक एंटीजन, सोमैटिक एंटीजन, और इट इज़ कॉल्ड एज द O एंटीजन। और एक एंटीजन जो इसका होता है वो होता है फ्लैजिलार एंटीजन, जिसको H एंटीजन बोलते हैं, जो इसके फ्लैजिला पर होता है। तो ये बैक्टीरिया हम देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला दिख रहे हैं हमको। सो इट इज़ अ पेरीट्राइकस टाइप ऑफ कैप्सुलार बैक्टीरिया, बैसिलस कैटेगरी का बैक्टीरिया है, मतलब ये रॉड शेप बैक्टीरिया है और बहुत सारे फ्लैजिला हैं, तो पेरीट्राइकस है। सो इसमें जो सबसे डेंजरस सिम्टम कॉजिंग या टाइफॉइड के सिम्टम लाने वाला जो एंटीजन होता है वो होता है इसका फ्लैजिलार एंटीजन, H एंटीजन। और सेकेंड जो वायरुलेंस कॉज करने वाला सिम्टम होता है वो होता है इसका के एंटीजन या कि जो कैप्सुलार एंटीजन होता है। तो ये दोनों एंटीजन जो है वो डेंजरस होते हैं। सोमैटिक एंटीजन जो है इतना सिम्टम्स कॉज नहीं करता है, बट इफ़ द पर्सन इज़ अफेक्टेड बाय टाइफॉइड तो फिर उसके बाद में इन्फेक्शन क्योर होने के भी कई साल तक का हमारे ब्लड में सोमैटिक एंटीजन जो है वो पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन सोमैटिक एंटीजन जो है वो कोई सिम्टम कॉज नहीं करते। सोमैटिक एंटीजन या O एंटीजन वो उसी टाइम पे सिम्टम कॉज करते हैं जब फ्लैजिलर और कैप्सुलार एंटीजन के साथ में वो मिक्स होते हैं। तो जो डिजीज़ को ट्रीट करने वाले जो टाइफॉइड के जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं वो टारगेट करते हैं फ्लैजिलार एंटीजन को और के एंटीजन को या कैप्सुलार एंटीजन को। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्मोनेला टाइफी। नाउ विल सी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इट इज़, पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं, उसके बाद में साइंस एंड सिम्टम देखते हैं। तो ट्रांसफ़र होता है वाटर बोर्न डिजीज़ है, मतलब जो गंदे पानी से और इस तरह के ऐसे पानी से जिसके अंदर जो है इन्फेक्टेड पर्सन का एक्सक्रीटा, फीकल मैटर का कुछ पार्ट वहाँ पर अगर उसके साथ में मिक्स हुआ है कभी कहीं पर, तो उसके थ्रू जो है ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है। तो एक तो फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज़ है। दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस जो होते हैं ये फीकल मैटर के ऊपर फीड करते हैं और वहाँ से फिर जो है ये खाने पीने के सामान पे आके बैठ जाते हैं, तो उस और फिर वही सामान जो है वो हम बाय चांस खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके ट्रांसफ़र होने का वो है पुअर हाइजीनिक कंडीशन, मतलब साफ़ सफाई नहीं रहना, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, पुअर सैनिटरी कंडीशन, उसकी वजह से स्प्रेड होती है डिज़ीज़ की। और साथ ही जो है वो डिज़ीज़ स्प्रेड होती है अपने पर्सनल अनहाइजीन की वजह से भी, मतलब हमारी बॉडी जो है अगर वो पर्सनली अनहाइजीनिक है तो उसकी वजह से भी जो है वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम जो है टाइफॉइड में जो है वो कंटिन्यू प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर होता है, कंटिन्यू प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का। और जनरल सिम्टम्स में है इसमें नौशिया होता है, नौशिया का मतलब होता है हमको मतली आना, नौशिया होता है, फेटिग होता है, फेटिग मतलब हमारी बॉडी जो है वो टायर्डनेस फील करती है, हमेशा जो है वो बॉडी ऐसे थकी हुई मालूम देती है, तो नौशिया है इसके अंदर, फैटिग है, हेडेक होता है कंटिन्यू, और सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी इंटेस्टाइन में ही रिसाइड करते हैं, तो एब्डोमिनल पेन बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ केसेस में जो है
डायरिया भी कॉज होता है। एक और इसका जो सिम्टम है जो नियर अबाउट 8 to 10 डेज़ के बाद में अपीयर होता है इन्फेक्शन आने के या इनिशियल सिम्टम के। तो इनिशियल सिम्टम तो इसके अंदर नोशिया, फेटिग, हेडेक, हाई फीवर ये सब हैं। और 8 to 10 डेज़ के बाद में जो है ये रोज़ कलर्ड रैश ऑन द स्किन आते हैं। मतलब छोटे छोटे जो है वो पर्टिकुलरली चेस्ट पे आते हैं पहले, जो तो चेस्ट के ऊपर छोटे छोटे जो है ऐसे छाले जैसे आ जाते हैं, रोज़ स्पॉट्स उनको हम लोग बोलते हैं। पिंक कलर के जो है वो स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बहुत, और फिर वहाँ से वो रोज़ कलर के जो स्पॉट्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं एब्डोमेन पे, नेक की तरफ, और फिर धीरे धीरे वो बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं। और टंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। आप कभी डॉक्टर के पास में गए होंगे अगर, और डॉक्टर ने कभी ऐसा सस्पेक्ट किया होगा कि आपको टाइफॉइड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आपको जो है वो बोलते हैं कि शो योर टंग, अपनी ज़बान दिखाओ। तो आप जब ज़बान बाहर निकालते तो कभी कभी डॉक्टर जो है उसके ऊपर ऐसा एक टॉर्च मार करके देखते हैं। तो ये एक इनिशियल सिम्टम होता है टाइफॉइड का कि टंग के ऊपर जो है अगर वाइट कोट मीन्स वाइट कलर की जो है वो टंग के ऊपर कोटिंग आ जाती है, वो भी इसका एक अच्छा सिम्टम होता है, इसका डायग्नोस्टिक सिम्टम होता है। हल्का हल्का जो है वो कफ जनरेट होता है, बहुत कंटिन्यू खांसी तो नहीं आती इसमें, लेकिन कफिंग होती है तो कफ जनरेट होता है, थोड़ा थोड़ा ड्राई कफ जनरेट होता है इसमें। एनोरेक्सिया होता है, मतलब कि भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। अगर इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक का जो है वो अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे जो है ये ब्रेथलेसनेस कॉज करता है, और हार्ट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमोरेज हो सकता है, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये सब जो है वो बाद के सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ तक का जो है सिम्टम जाते नहीं हैं। इनिशियल सिम्टम जब आते हैं तो फीवर इतना हाई रहता है, टायर्डनेस इतना होता है कि उसी टाइम पर हम जो है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। सो दीज आर द फ्यू साइंस एंड सिम्टम ऑफ टाइफॉइड। देन कम टू द डायग्नोसिस। हम लोग जो है वो टाइफॉइड की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे अच्छा जो डायग्नोसिस होता है, और क्लासिक डायग्नोसिस हम लोग बोलेंगे, तो क्लासिकल जो टेस्ट होता है वो होता है इसके लिए विडाल टेस्ट। नाउ विडाल टेस्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा डॉक्टर्स को कि डॉक्टर जो है वो MP विडाल टेस्ट जो है रिफ़र करते हैं अलॉन्ग विथ CBC कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ में। तो विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफॉइड के एंटीजेंस के लिए होता है। तो अभी ये टाइफॉइड के जो एंटीजेंस होते हैं इनके लिए जो एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है, उसके ऊपर ब्लड ले करके उसका स्मीयर बनाते हैं और इसके एंटीबॉडी टाइटर को टेस्ट करते हैं। इसका एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट होता है। आपने कभी अगर टाइफॉइड की रिपोर्ट देखी होगी किसी की, तो उसमें जो है आपको एंटीबॉडी का टाइटर दिखा होगा, 1:100, 1:180, 1:320, इस तरह का टाइटर रहता है। तो ये टाइटर को देख करके जो है उसका इन्फेक्शन का अंदाज़ा होता है। विडाल टेस्ट जो होता है ये अगर किसी को टाइफॉइड है तो विडाल टेस्ट के पॉजिटिव आने के जो चांसेस होते हैं वो 1 वीक के बाद होते हैं। मतलब विडाल टेस्ट जो है वो रिज़ल्ट, ऑथेंटिक रिज़ल्ट जो है वो 1 वीक के बाद में शो करता है। कभी अगर जो है वो टाइफॉइड बहुत क्रोनिक है, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको टाइफॉइड होता है लेकिन जो है उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं। मतलब उनका जो टाइफॉइड है वो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन उनको इस तरह के कोई सिम्टम नहीं आते। उनकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाती है कि उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को जो है टाइफॉइड कैरियर्स बोला जाता है, टाइफॉइड कैरियर्स बोलते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं, इनको खुद को तो कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन ये टाइफॉइड को स्प्रेड करते हैं। जैसे एक इवेंट है, ओल्डर इवेंट है, उसका नाम था उसको टाइफॉइड लेडी कॉमनली बोलते हैं। तो मैरी करके जो है वो एक लेडी थी, वो एक कुक थी, तो वो टाइफॉइड के लिए कैरियर थी। तो उसको खुद को तो कोई सिम्टम्स नहीं आते थे, बट वो टाइफॉइड की कैरियर थी। तो इसकी वजह से वो कुकिंग करती थी, तो जो लोग उसका बनाया हुआ खाना खाते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को जो है वो टाइफॉइड हो जाता था। सो ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो टाइफॉइड जिनको खुद को ना हो बट वो उसके लिए कैरियर्स हों। सो विडाल टेस्ट जो हम लोग जो है वो 1 वीक के बाद में इसके रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं,
और अगर और अच्छा हमको जो है ऑथेंटिक रिज़ल्ट चाहिए तो फिर जो है इसके लिए स्पूटम का जो टेस्ट है, फ्लेम का जो टेस्ट है, कल्चर टेस्ट, उसको कल्चर भी कर सकते हैं। और कल्चर करके फिर जो है वो बैक्टीरिया हम कल्चर में देख सकते हैं कि अगर कल्चर में जो है वो बैक्टीरियल टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो वहाँ से भी इसकी डायग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट जो है इसका इन्वॉल्व होता है, कभी कभी जो है अगर बहुत सीवियर केस है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के साथ साथ में गॉल ब्लैडर के ऊपर भी आ जाता है। तो ऐसे में जो है उसका सर्जिकल रिमूवल भी करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत हाई सिम्टम है, हाई लेवल का सिम्टम है। यहाँ तक का जो है वो सिम्टम बहुत सभी लोगों को नहीं जाता, कुछ रेयर केसेस में सर्जरी तक का जो है इसका सिम्टम जाता है कि गॉल ब्लैडर को इन्फेक्शन हो जाए और फिर सिस्टोएक्टोमी करना पड़े, गॉल ब्लैडर को निकालना पड़े। यूजुअली जो है इसका ट्रीटमेंट हो जाता है इनिशियल केस में, इनिशियल सिम्टम्स में। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ड्रग ऑफ चॉइस बताई है, 2 ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए हैं। एक जो है वो है क्लोरोमाइसिटिन और दूसरी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है टेट्रासाइक्लिन। सो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब जो है इसके अंदर दिए जाते हैं। और क्लोरमफेनिकोल भी आती है एक, ये भी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरम फेनिकोल। तो टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये एंटीबायोटिक्स जो है वो देते हैं। इसमें से क्लोरमफेनिकोल और क्लोरोमाइसिटिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो भी देते हैं सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे। और दूसरे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन्स हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करते हैं, दे आर द सेफेक्जिम देते हैं, सेप्पोडेक्जिम देते हैं, सेफ्ट्रायाक्सोन देते हैं। तो इस तरह की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो भी इसके अंदर रिकमेंड की जाती हैं। प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करके प्रिवेंट होगी डिजीज़, और वैक्सीनेशन से भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 ऑथेंटिक वैक्सीन जो है इसके लिए बताई हैं। एक उसमें से जो है वो ओरल वैक्सीन है जिसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी माउथ के थ्रू, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं उसी तरह से, वो है टाई 21A वैक्सीन। सो टाई 21A जो वैक्सीन है ये ओरल वैक्सीन है। और दूसरी जो है वो है इंजेक्टेबल वैक्सीन, मतलब जिसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये एक तरह की पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है और इसका ट्रेड नेम जो है वो है टाइफिम VI वैक्सीन विच इज़ इंजेक्टेबल टाइफिम इंजेक्टेबल वैक्सीन, टाइफिम VI। और एक और है उसका नाम है टाइफेरिक्स, और ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। टाइफोमैक्स करके भी आती है एक वैक्सीन। तो ये वैक्सीन्स ऐसे हैं जो जिन एरिया में टाइफॉइड के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसको हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग ये वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, टाइफोमैक्स ले लेते हैं या टाइफॉइड पॉलीसेक्राइड वैक्सीन या कि फिर जो है वो टाई 21 वैक्सीन, सो दीज वैक्सीन जो है दे प्रिवेंट द डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ हम लोग स्टडी करेंगे वो न्यूमोनिया स्टडी करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको स्टडी